Welcome to Reading Comprehension Session 7. As promised, I am upscaling the level. This time I have chosen an actual CAT passage. This is CAT 2025 slot 1 passage. Let's quickly have a look at it. You may pause for a few minutes and go through the write-up. Let's go for a milestone mapping. Observe the framework. Some quick observations. Write-up इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर है. Electronic music remains a very debatable point in the modern times, primarily because of the challenge it poses to traditional music. इसको लेकर के पूरी दुनिया में बहुत डिबेट्स हो रही हैं, तो नेचुरली ऐसा टॉपिक एग्जाम में होना काफ़ी ऑब्वियस है. तो कैट 2025 स्लॉट 1 में ये राइटअप देखने को मिला. बिफोर आई डिस्कस दिस पैसेज, I would like to apprise you of the fact that the common admission test usually puts a lot of emphasis on current affairs and ideas that are in discussion, topics related to human development, okay, anthropology are quite in vogue. Also topics related to science, technology. आज की अगर बात करें तो जियो पॉलिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये संभव है कि आने वाले टाइम में जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पैसेजेस भी एग्जाम में देखने को मिलेंगी. तो जो भी टॉपिक्स डिस्कशन में हैं, जो करंट अफेयर्स का पार्ट हैं, और फिर उसके अलावा कुछ ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, उनको तो हम लगातार प्रिपेयर करेंगे, उन पर पढ़ते रहेंगे. लेकिन खास तौर पे ऐसे टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन हो रहा है, आपको इन पर बहुत सारे टॉक्स वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, तो इन पर खास हमारा फोकस बना रहेगा. आइए अब इसको देखते हैं. सो ओवर हियर वी हैव अ डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. ये देखकर समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ. बहुत से जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो कि प्रेडेसेसर्स हैं, उनका ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक is not at par with traditional music because it is in a way corrupting the tradition. कईयों का तो ये तक मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक म्यूजिक है ही नहीं, ये इनह्यूमन है. तो इस तरह के आरोप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर लगातार लगते आए हैं. इफ वी ऑब्जर्व द ओवरऑल आर्गुमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट अप इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसा पढ़कर लग रहा है कि ऑथर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को यहाँ पर फेवर कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को लेकर के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, उनको भी दूर करना चाहता है. सो सम क्विक ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर. यहाँ पर लिखा है कि ट्रेडिशनली माइंडेड जो प्रोफेशनल कंपोजर हैं, वो ऐसे दो क्वेश्चंस पूछते हैं. तो दिस इज द क्रिटिकल पार्ट, और ये आम लोगों का ओपिनियन भी है कि पहला पार्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, वेदर इट इज म्यूजिक एट ऑल, ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है. और दूसरा ये है कि क्या इसे ह्यूमन माना जा सकता है, बिकॉज इट इज लार्जली क्रिएटेड बाय गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये दो मेजर क्वेश्चंस हैं. दिस पॉइंट clarifies that probably later on in the passage we are going to tackle these two questions and try to answer them. देखते हैं आगे क्या ऐसा हो रहा है या नहीं. Let's check. So over here, once again let's go for some milestone mapping. एक बार फिर से जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है म्यूजिक का, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है. So what is the traditional opinion about music? Music as per the people of the yore of the past is an emotional expression. It is a subjective form. मतलब ये आर्टिस्ट स्पेसिफिक है, आर्टिस्ट की सब्जेक्टिविटी बहुत मैटर करती है. और इस तरह का जो व्यू है वो 19th सेंचुरी में काफी पॉपुलर था. ओके, आगे अगर देखें तो इसी का एक काउंटर पॉइंट है जो कि अब 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है.
और इसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है स्ट्रैनविस्कीज आर्गुमेंट के फॉर्म में। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया गया है? इन द 20th century, music basically has moved out of being just an emotional expression or a subjective form, और इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है और जो बेसिक पैरामीटर्स थे उनमें काफी बदलाव आया है, और इसी की जो समझ है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑथर का ये कहना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल म्यूजिक की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उसके पैरामीटर्स की समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे फिर लोगों को वो अजीब या फॉरेन नहीं लगेगा। सो वंस अगेन इट बिकम्स क्लियर दैट दिस पैराग्राफ इज आल्सो लार्जली अबाउट अ सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। ओके, और ऑथर जो है वो खुद भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को लेकर सिंपैथेटिक है, और वो ये भी कह रहा है कि in the coming time more and more people are going to understand the point and they will also grow sympathetic and the approach will change. Moving on to the next paragraph, some more milestone mapping over here. यहाँ पर एक communication problem का जिक्र किया गया है। तो what exactly is the communication problem? ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया है और म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूजिक है, इसको न्यू फॉर्म कहा जा रहा है, एंड इट कंप्राइजेस सर्टेन अनहर्ड पैरामीटर्स सच एज डेंसिटी, indefinite pitch relations, dynamic serialization, permutation। अब कई लोगों को शायद ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे इस तरह से समझिए कि ये म्यूजिक की कुछ टेक्निकलिटीज हैं जहां जो ट्रेडिशनल व्यू था उससे हट करके म्यूजिक को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, और ऑथर ने इसको सपोर्ट किया है। होप दिस इज क्लियर। और ये भी कहा है कि धीरे धीरे इस न्यू स्ट्रक्चर को, न्यू फॉर्म को लोग समझेंगे, बिकॉज ट्रेडिशनली म्यूजिक वाज सपोज टू बी समथिंग रिलेटेड टू मेलोडी, रिदम, हार्मनी, लेकिन अब उसमें चेंज आ रहा है, और एक ये जो नया म्यूजिक का फॉर्म है, नई लैंग्वेज है, उसे धीरे धीरे लोग समझेंगे। एंड वंस दैट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट, तो डेफिनेटली ये जो बैरियर है between the traditional mindset and the modern technological music, वो ब्रिज हो जाएगा। ओके, और ये दो जो कीवर्ड्स हैं, बैरियर और रिमूव्ड, इसी बात को हाईलाइट करते हैं। मूविंग ऑन, so this paragraph talks about composers who are serious minded and they are part of the modern world। यहाँ ऑथर का ये कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको सीरियस जो कंपोजर है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। वो सिर्फ ट्रेडिशनल आउटलुक जिसमें इमोशनैलिटी, पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, उसको लेकर नहीं चल रहा, बल्कि वो टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और वो ये फील करता है कि while traditional knowledge of music and the concepts is necessary, but it is at the same time equally important that we go for newer explorations। यहाँ पर एक term use किया गया है sui generis। So sui generis basically means that we are trying to explore something new, something different, okay, something that has never been discussed before। So this is what sui generis stands for। So it's a new form of language with certain technicalities जो हम लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। और इसी को जो जो सीरियस माइंडेड कंपोजर्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओवरऑल, as of now, the author has tried to support electronic music। It is not that the author is against the traditional form of music, but at the same time, we can sense an element of modernism and a combination of obviously tradition and technology is what the author is trying to endorse। Write up पढ़ने में आर्ग्यूमेंटेटिव लग रहा है अब तक, क्योंकि ऑथर ने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को लेकर अपना ओपिनियन दिया है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कंपेयर किया है, और ये भी अब तक कहा है कि जो सीरियस कंपोजर्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, वो
ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. Let's check this particular paragraph. So over here, the author talks about the second objection. Second objection का मतलब ये है, there are basically two objections. Objection one says that there are obviously traditionalists and people who do not consider electronic music as music, और दूसरे जो उसको इनह्यूमन समझते हैं. तो सेकंड ऑब्जेक्शन बेसिकली इनह्यूमन क्वालिटी ऑफ म्यूजिक को कहा गया है. इस पर ऑथर ने अपना ओपिनियन यहाँ पर दिया हुआ है और ये कहा है कि जो मॉडर्न कंपोजर है वो बेसिकली म्यूजिक को कंपोज अभी भी कर रहा है, इवन दो देयर आर मशीन्स हेल्पिंग द मॉडर्न कंपोजर आउट, but it is the composer who fires the machines correct, collects the sounds, okay, and he happens to be the person who basically adjusts the technological part, which means incorporation of technology is not at the cost of eliminating a talented artist, but it is rather a sort of complement. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को प्रेजेंट किया गया है. ब्रॉडली स्पीकिंग ये एक ऐसी थीम है जिस पर बहुत सारा डिस्कशन पूरे दुनिया में अभी हो रहा है. कुछ लोग अभी भी इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दुनिया के जो ग्रेटेस्ट कंपोजर्स हैं, जो जो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, जो लोग म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को इनकॉर्पोरेट करने से आप कोई ट्रेडिशन को लूज नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो कि डायरेक्टली यहाँ कहीं पैसेज में नहीं दिया, पर हम उसको एज अ पैरेलल कोरिलेट कर सकते हैं. पास्ट में जितना भी क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया है, उस समय रिकॉर्डिंग जो थी वो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी नहीं थी. गैजेट्स गिज़मोस जो थे वो बहुत बेसिक थे. आज हम मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग्स करते हैं, साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग्स होती हैं. कोक स्टूडियो में अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई है, उसको आप अगर सुने और फिर आप एक पुरानी रिकॉर्डिंग को सुने, तो दोनों का डिफरेंस साफ समझ में आता है. कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अब इलेक्ट्रॉनिकली रेप्लिकेट भी किया जा सकता है. So in the absence of a particular artist, an electronic instrument which is being played automatically can be a substitute. इसको दोनों तरह से अभी भी क्रिटिक्स देख रहे हैं. कुछ का कहना है कि हम आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे तो आर्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. लेकिन ऑथर का यहाँ पर ये कहना है कि इससे कोई आर्ट खत्म नहीं होने वाला. ये कुछ इनह्यूमन या अनआर्टिस्टिक नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आज भी जो अच्छे कंपोजर्स हैं वो अच्छे कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं, और टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी चीज को अच्छा नहीं बना सकती है, वो उसको पॉलिश कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अब ये चूंकि एक्चुअल कैट स्लॉट वाला राइटअप है, तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, इन्फरेंशियल हैं, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करने चाहिए. पहले क्वेश्चन फ्रेम को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. तो ओवर हियर लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट रिलेशन, so we have to establish a relationship, okay, between. तो यहाँ पर जिक्र किया गया था कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का, ओके, जो कि सेकंड पैराग्राफ में मेंशन्ड है, और आपको इसको कोरिलेट करना है टू द क्वेश्चंस that the author recounts at the beginning of the passage. Okay, what are the two questions? The two questions are, question number 1 is कि क्या वाकई में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक म्यूजिक है, और क्वेश्चन 2 है कि क्या हम उसे ह्यूमन मान सकते हैं, क्योंकि वो तो इनह्यूमन लगता है. इट अपीयर्स टू बी मेड बाय अ मशीन. तो इन दो चीजों को हमें यहाँ पर कोरिलेट करना है. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. Option 1 says the communication problem is what allows us to see electronic music as music, because music must be difficult to understand. Now this is something that is ridiculous. Why should music be difficult to understand?
Unfamiliar forms and terms might get in the way of our seeing electronic music as music. ये एक प्रॉब्लम हो गया, बट दिस कैन बी ओवरकम. ये ऑप्शन पढ़ करके ठीक लग रहा है, वी कैन होल्ड ऑन टू दिस ऑप्शन. ओके. अनफेमिलियर फॉर्म्स और टर्म्स का मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो जो हमने टर्म्स पढ़े थे वो कई बार लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर ऑथर ने कहा है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे धीरे धीरे लोग उसे समझेंगे तो वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को एक्सेप्ट करेंगे. दैट वे ऑप्शन 2 मेक्स सेंस. थर्ड में लिखा है नन, दे आर अनरिलेटेड टू वन अनदर एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिस्कशंस. तो ये गलत लिखा हुआ है. दे आर नॉट अनरिलेटेड, they are quite related. Okay. Its unfamiliar language or forms and novel terms mean that we cannot see electronic music as music. ये तो बहुत डेरोगेटरी है, नेगेटिव है. ऑथर इस कोरिलेशन के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की टेक्निकलिटीज शुरुआत में डिफिकल्ट नजर आए, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको समझ जाएंगे एंड देन दिस बॉटलनेक कैन बी ओवरकम. Therefore, option 2 is closest to what the question demands. Moving on to question number 2. Once again, the question is in the context of the passage. You have to explain the meaning of the term sui generis in paragraph 3. Specific detail है ये. पैराग्राफ में जाके इसे क्रॉस चेक भी किया जा सकता है. We have understood the point, by the way. Sui generis relates to something that is new or novel, जो पहले कभी नहीं हुआ है. If we look at the available options, option 4 says unesthetic. Unesthetic का मतलब होता है something that's not beautiful. Now this is unrelated to what sui generis means. Sui generis is something new, something particular, something that has never been thought of, which is very novel. You cannot call something novel as unesthetic or not beautiful. Generic मतलब बहुत generalized, बहुत common, जो आम तौर पे देखने को मिलता है, जबकि sui generis का मतलब तो special है. Indescribable का मतलब हम उसे समझा ही नहीं सकते. While sui generis is definitely something new and particular, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे describe ही नहीं कर सकते. So going by elimination, option 1 seems to be the correct one. Moving on, question number 3. The goal of the author over the course of this passage. Now goal का मतलब primary purpose होता है. आखिर author ने ये passage क्यों लिखा है? Since we have observed the passage being argumentative and the author is in support of electronic music, is trying to clarify some of the doubts that common people have, has also highlighted a change in the way people in the 19th century thought about the standard or traditional music, and how in the 20th century we are looking at electronic music with certain technicalities as the road ahead. So author is in favor of electronic music. इस बात को ध्यान रखना है. Let's have a look at the options. Option 1 says defend electronic music. Naturally author ने electronic music को defend किया है. Defend वाली बात मैं दो जगह पर देख पा रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड में. सेकंड और फोर को हम बहुत सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये पहले ही हटा देते हैं. करेक्ट. क्योंकि सेकंड में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक. दैट इज नॉट द मेन रीजन व्हाई द पैसेज हैज बीन रिटन, that we try to differentiate. Rather, the author is trying to support the presence of electronic music. Author लोगों के misconceptions को भी दूर करना चाहता है. Fourth says differentiate the modern composer from the 19th century composer. While there is indeed a comparison between 19th and 20th century, but this is not the main idea of the passage. Now, there happens to be a doubt between option 1 and option 3, so we need to do some close reading. Option 1 says defend electronic music from certain common charges. Largely जो लिखा है ठीक लग रहा है, पर अभी ऑप्शन 3 भी है, उसको भी पढ़ ले. लेट्स सी व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज डिफरेंट. थर्ड में लिखा है डिफेंड द सीरियस माइंडेड कंपोजर फ्रॉम लेजेरिन, हिल एंड स्ट्रेविंस्की. तो ये एबरेशन है, ये डिविएंट ऑप्शन है, ये ऑथर का मेन पर्पस नहीं है. आमतौर पर
दो चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे लगाए जाते हैं। वो जो दो क्वेश्चंस थे, जहां पर एक को कहा गया है कि ये म्यूजिक है भी या नहीं है, और सेकंड पॉइंट था कि उसको इनह्यूमन कहा गया है। सो दैट वे it is the first option that makes the best sense. Moving on with question number 4. The mention of Stravinsky's description of music in the first paragraph does all of the following except. So once again we have an except question. Except question में हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चूंकि except जो है वो फैक्ट के बाद में लिखा हुआ है, समथिंग दैट इज रिटन, और फिर एक्सेप्ट इसका मतलब है वी हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट स्ट्रेविंस्की हैज टू से अबाउट म्यूजिक। तो स्ट्रेविंस्की का जो व्यू है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। करेक्ट। स्ट्रेविंस्की का व्यू क्या है? तो स्ट्रेविंस्की का व्यू ये है कि एक बार जब हम टेक्निकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके। इससे उल्टा ये हो सकता है कि हम इसको अंडरमाइन करें, इससे इससे कुछ उल्टा कहें। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। वन में लिखा है हेल्प्स अस डिटरमिन विच साउंड्स आर म्यूजिकल एंड विच आर नॉट। नाउ दिस इज समथिंग that has not been discussed anywhere in the write up, तो ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। लेट्स सी इफ वी हैव अ बेटर ऑप्शन। 2 में लिखा है कॉम्प्लिकेट आवर नोशन ऑफ व्हाट इज कम्युनिकेटेड थ्रू म्यूजिक। नेचुरली जो टेक्निकलिटीज हैं उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये पार्ट तो मेंशन्ड है पैसेज में, सो वी कैन एलिमिनेट दिस। Allow us to classify electronic music as music. स्ट्रेविंस्की का ये एम है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को भी म्यूजिक की तरह क्लासिफाई किया जाना चाहिए ग्रेजुअली एज वी अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज। तो ये भी ट्रू है एज पर द पैसेज, सो वी आर एलिमिनेटिंग इट। रेस्पॉन्ड टू एंड एक्सपैंड अपॉन अर्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक। ये भी लिखा हुआ है कि जो सीरियस कॉम्पोजर है वो ट्रेडिशन को भी यूज करेगा और वो फिर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करेगा। So going by this, option 1 seems to be the best option, क्योंकि ऐसा कुछ भी राइट अप में नहीं लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेविंस्की का जो डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक है उससे ये पूरी तरह से अनरिलेटेड है। मूविंग ऑन। So this brings us to the end of today's discussion. This time the passage was slightly longish. Questions were also slightly tricky. Gradually, with more practice and obviously with better background experience, we'll learn how to tackle such passages. We'll catch up in another video with a similar CAT passage. Thank you.